Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good Good evening, evening. sir. Good evening. तो ये पेपर था आपका। पेपर का लेवल मीडियम था, इतना ज्यादा टफ नहीं था। और जनरली जो क्वेश्चंस आए थे मोस्ट ऑफ देम तो मॉड्यूल और इधर तो क्लास के थे। ये कुछ क्वेश्चन हो सकता है टफ होंगे। अगर आपको कोई ध्यान हो, जो डाउट हो, तो आप पूछ लो एक एक करके, सब लोग अपना अपना डाउट्स। ठीक है। और आई होप आपने एनालिसिस किया होगा। ठीक है, कि जो जो आपसे गलतियां हुई है, क्योंकि ये जितने पेपर हो रहे हैं इसके क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्चुअल और सारी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप पेपर देने के बाद इन सब चीजों का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि क्या गलती हुई है, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ है, और आपने अगर नहीं किया है तो फिर बहुत गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, देखो पेपर खराब जाना अच्छा जाना वो सब सेकेंडरी चीज है। अगर प्रॉपरली पेपर दिया है और तो कुछ मिस्टेक्स भी हुई तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन मिस्टेक्स होने के बाद ये नहीं देखा कि भाई मिस्टेक्स क्या हुई, कहाँ पे गलती हुई, पेपर को रीअटेम्प्ट नहीं किया, कहाँ पे गलती और क्यों गलती हुई, उनका एनालिसिस नहीं किया, तो 3 घंटे आपने जो भी जितने पेपर में दिए सारा खराब बर्बाद है, मतलब एक तरफ से। क्योंकि पेपर को देने के बाद गलतियां समझना और उनको देखना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट पेपर में फिर से वही गलतियां होगी और जेई तक वही गलतियां चलती रहेगी। और जितने भी पेपर हैं, जितने भी बनते हैं पेपर, ये बहुत ही मतलब सिलेक्ट होके क्वेश्चन, वैसे एक टीम अलग से बैठ के बहुत एनालिसिस करके पेपर बनाती है। अगर इसका आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करोगे या फिर प्रॉपरली इनको एनालाइज नहीं करोगे या फिर इनको रीअटेम्प्ट नहीं करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि पेपर का लेवल तो बहुत अच्छा रहता है और ये सारे क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, वो कहीं ना कहीं जेई में भी रिपीट हो सकते हैं, इस बात की भी गारंटी। लेकिन अगर आपने घर जाके वापस इसको नहीं देखा या फिर नहीं सॉल्व किया तो आपका कोई फायदा ही नहीं हो इस चीज का पेपर होने का। ठीक है। और दूसरी चीज, बिना तैयारी के गए, तैयारी नहीं करी, प्रिपरेशन नहीं करी, डायरेक्ट पेपर देने चले गए, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, तो भी पढ़ना भी वेस्ट हो गया। क्लियर है? क्योंकि आप अभी भी अगर सीरियस नहीं हो तो कुछ काम नहीं है। जिन भी बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, थोड़ा सा खुद पे देखो कि कहाँ कमी रह गई, क्यों गलतियां हुई है। कॉन्सेप्चुअल कमी थी, फॉर्मूला भूल गए, रिवाइज नहीं किया, सिली मिस्टेक कर दी, जो जो भी सारी गलतियां अपनी कॉपी में नोट डाउन करो कि इस टेस्ट में इस तारीख को जो पेपर होता है उसमें फिजिक्स में मेरे से ये गलती हुई है, केमिस्ट्री में मुझसे ये गलती हुई, मैथ्स में ये गलती। हर पेपर के बाद गलती लिखी एक कॉपी में होनी चाहिए आपकी नोटबुक में, आपकी डायरी में, कि पेपर नंबर इस तारीख का ये पेपर था, उसमें मुझसे ये मिस्टेक हुई है। ताकि अगला पेपर जब आप देने जाओगे वो पुरानी मिस्टेक को देखोगे कि हाँ पिछली बार ये गलतियां कर दी थी, इस बार ये गलती कोशिश करना रिपीट ना करें। वापिस से होती है कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है गलती रिपीट हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए गलती 2 बार रिपीट हो रही है। उसको वापस लिखो कि यार मेरे से पिछली बार फिर से वापस वही रिपीट होगी गलती। ये सेम चीज बार बार रिपीट करोगे तब जाके 10-15 पेपर देने के बाद आपके वो चीज फाइनल एग्जाम में रिपीट नहीं होगी। अदरवाइज उसका इंप्रूवमेंट का चांसेस बहुत कम है और फिर अल्टीमेटली पछताना पड़ेगा जनवरी के बाद। ये जुलाई अगस्त में सुधर जाते, टाइम से चीजें कर लेते तो शायद आज ये नहीं होता और उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता। सारे आप में पोटेंशियल है। ठीक है, हर साल बच्चे निकलते हैं और आप लोग भी निकल सकते हो, प्रोवाइडेड थोड़ा सा सीरियसनेस आपको होनी चाहिए। मॉड्यूल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। अभी भी अगर आप मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रहे हो तो मतलब आप सीरियस नहीं हो अपनी पढ़ाई के लिए, या फिर जेई के लिए सीरियस नहीं हो। सीयूईटी देके कोई लोकल कॉलेज ले लेना जहाँ पे बीएससी एमएससी हो। क्लियर है? अगर आपको सही में जेई करना है, मॉड्यूल करना ही पड़ेगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। नहीं हो रहे होंगे तो भी जबरदस्ती बैठ के खुद 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करना पड़ेगा और है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज जेई निकालना बहुत मुश्किल है। ये सच बात है, फैक्ट है। अगर आप सोचो सिर्फ क्लास अटेंड करके, क्लास के क्वेश्चन करके जेई निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। आपको घर पे मॉड्यूल सॉल्व करनी ही पड़ेगी। मॉड्यूल हो गया, डीपीपी हो गया, जो भी होगा, टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको रिपीट सॉल्व करना पड़ेगा। इन सबको प्रॉपरली करोगे, भले ही कैसे भी टाइम निकालो, स्कूल है या फिर जो भी है, घर में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, ये सब एक्सक्यूज नहीं चल पाएगा। क्योंकि जिन बच्चों ने रैंक निकाली है उनके भी घर में बहुत प्रॉब्लम्स थी, आपसे हो सकता है ज्यादा प्रॉब्लम हुई। उनके भी स्कूल उनको डेली जाना पड़ता था, लेकिन हाँ उनको करना था तो उन्होंने करा, और आज वो बच्चे आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेके अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जो नहीं कर पाए वो अपने आप को इसी बार में मिलेगा कि भाई मेरे पास प्रॉब्लम ज्यादा थी या फिर मैंने नहीं करा। और अभी भी समय है, ज्यादा चैप्टर हुए नहीं है। मैथ्स में देखेंगे तो हर जगह सिर्फ 1-2 चैप्टर हुए, 2 या 3 चैप्टर मैक्सिमम, 3 या 4 चैप्टर। ठीक है, अभी भी पुराना बैकलॉग को सही करने का, जो जो भी चैप्टर हुए उनको वापस सुधार करने का समय है। और नए चैप्टर जो आने वाले हैं उनको और अच्छे से करने का टाइम, क्योंकि अब इसके बाद कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा।
लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, एरिया अंडर कर्व आएगा। ये पूरा कैलकुलस है। कैलकुलस लगभग 8 से 9 क्वेश्चन का वेटेज कवर करता है। कैलकुलस को एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बोर्ड्स में भी फायदा करेगा, 12th में स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स का पोर्शन हो जाएगा, दूसरा आपका जेई में भी फायदा करेगा। 7 से 8-9 क्वेश्चन अगर कैलकुलस से आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो पूरा कैलकुलस अब अगले लेक्चर से जब भी स्टार्ट होगा, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। अब तक हो क्या चुका है? फंक्शन, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ये 4 चैप्टर होंगे। उसमें से भी रिलेशन का एक क्वेश्चन आना जरूरी है, वो भी टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आएगा, आपको ऑलरेडी पता है। कुछ चीजें तो डायरेक्टली आपको बता दी है कि रिलेशन से, टाइप ऑफ रिलेशन से एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, उसकी प्रैक्टिस करो अगर अभी भी नहीं है। फंक्शन से डोमेन रेंज, टाइप ऑफ फंक्शन 1 1 ऑन 2 पे, और कंपोजिट या फंक्शनल इक्वेशन, इन तीन में से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है 2 क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है एक क्वेश्चन, लेकिन मिनिमम एक बनना ही है, और हो सकता है 2 भी बन जाए। डोमेन एंड रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन कौन से, 1 1 ऑन 2, पीरियोडिक और ऑड इवन, इनमें से एक क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कंपोजिट फंक्शन या फिर फंक्शनल इक्वेशन, इन पे तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मतलब ये 3 वेराइटी है, इन 3 वेराइटी में से कोई भी 2 वेराइटी पे या फिर एक वेराइटी पे क्वेश्चन गारंटी है। इसके बाद आता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, फॉर्मूले का यूज करते हुए, या फिर डोमेन रेंज पूछ लेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हो सकता है एक क्वेश्चन आए, हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आया इनवर्स का, तो जनरली देखा गया वो इनवर्स का एक क्वेश्चन जो भी आता है या तो किसी चैप्टर में मिक्स हो जाता है, किसी और चैप्टर में। इनवर्स को पढ़ना भी जरूरी इसलिए क्योंकि वो किसी और चैप्टर में मिक्स होकर क्वेश्चन बना लेता है। हो सकता है फंक्शन के साथ मिक्स होकर डोमेन रेंज का क्वेश्चन बना ले, ट्रिग्नोमेट्री में मिक्स हो जाए, हो सकता है इंटीग्रेशन में मिक्स हो जाए। तो बेसिक कंसेप्ट इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। और मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है, आया भी है किसी न किसी सेट में, डायरेक्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी आया, तो वो जनरली क्वेश्चन इजी मीडियम का ही होता है। या तो आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी से पूछ लेंगे, कुछ जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 है, 53 टाइप का क्वेश्चन पूछ लेंगे। 54 जिसमें सिंप्लीफिकेशन करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। और 52 जहां पे टेन इनवर्स, मतलब ये 3 वेरायटी जो भी टेस्ट पेपर में आपके दे रहे ना कहीं से उन्हीं वेरायटी से आपको क्वेश्चन आना। तो चीजें आपको ऑलरेडी, ये जो जैसे मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, जितने सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ। अगर इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आगे की लाइफ पूरी सेट है। 4 साल अच्छे कॉलेज मिल जाएगा, एक बार अच्छा कॉलेज मिल गया तो फिर दिक्कत नहीं आती है। और कॉलेज अच्छा नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकना पड़ता है। और आपको हर चीज बहुत प्रॉपरली मिल रही है। आपको अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई ये चीजें करना है, मतलब करना ही है, और कोई नहीं बता, सही गाइडेंस मिलना भी बहुत बहुत कम लोगों को मिल पाती है। बहुत सारे लोग आपके स्कूल में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं करना क्या है। और 12th बाद फिर कहीं ना कहीं देखेंगे आप क्या करें, ड्रॉप लेके तैयारी करेंगे या फिर इधर उधर बीएससी एमएससी में कॉलेज करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन आप लोगों के पास एक चांस मिला है कि आप लोग सिलेक्ट होके, या फिर जो भी आपको घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मॉड्यूल्स का मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, टेस्ट पेपर आपके टाइमली हो रहे हैं, सपोर्ट के लिए 2-2 लोग, मोहित सर हो गए, कितने लोग हैं जो आप फोन करके आप उनसे सपोर्ट सिस्टम मांग सकते हो। ठीक है, आगे भी और जो भी जितनी भी हेल्प हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जरूर करेगी। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रोल सिर्फ 30% ही है आपके सिलेक्शन, मैक्सिमम 70% रोल आपका ही होगा। आप मेहनत करोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप क्वेश्चन के पीछे लगोगे, जिद करोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, मॉड्यूल ऐसा नहीं कि टफ है, कि आसान है कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हो सकता क्वेश्चन अटकेंगे, लेकिन पेशेंस आपको रखना होगा, खुद पे भरोसा रखना होगा। नहीं ठीक है, वापस थ्योरी पढ़ता हूँ, वापस रिवाइज करता हूँ, वापस फॉर्मूला रिकैप करता हूँ, फिर से मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा या फिर ट्राई करूंगी। एक अलग स्लॉट में बैठ के, हो सकता है सुबह मैंने ट्राई किया, अभी नहीं हुआ, दोपहर में एक बार फिर ट्राई करूंगा, एक बार रात को सोने से फिर ट्राई, हो सकता है तीसरे स्लॉट में हो जाए। ऐसे चांसेस बहुत सी बार होते हैं। तीसरी बार भी नहीं हुआ तो फिर सर से पूछूंगा, और फिर जब सर बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा मैंने 3 मेथड कौन से गलत लगाए थे, कि हाँ ये 3 मेथड मैंने गलत लगाए थे, तो अब मेरा ये सही मेथड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तीनों सब्जेक्ट में आपको तीनों में मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि कोई एक में, तीनों में मेहनत करनी पड़ेगी। तीनों में मैंने आज टीचर्स को भी, हमारे साथ जो फिजिक्स केमिस्ट्री, इनसे भी मैंने आज डिस्कस किया यही बात, कि आप लोग बच्चों को मॉड्यूल के लिए फोर्स करो, या फिर उनको कैसे भी करके मॉड्यूल करवाओ। आपके अब देखना, हो सकता है आगे आने वाली क्लासेस में फिजिक्स केमिस्ट्री में मॉड्यूल पे आपका जोर ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप भी टाइमली सॉल्व करो। टीचर अगर भूल जाए तो टीचर को याद दिलाओ कि सर हमारी मॉड्यूल का हमको डाउट डिस्कशन करना है, हमने कर ली सर, अब आप डाउट डिस्कशन करो। लेकिन अगर आप ही नहीं करोगे, आपकी तरफ से एंथू नहीं आएगा, तो फिर सामने वाला भी नहीं लेगा, फिर वो अपना सिलेबस आगे बढ़ा के वाइंड अप कर देगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो। 1 मिनट। ठीक है, तो
इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। और आप सब में कैपेबिलिटी, बार भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कोई बच्चा वीक है कोई बच्चा स्ट्रांग है, सब कुछ डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत, और कितने स्ट्रांग हो, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंड में आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप बहुत सारे दूर अंदर। लेकिन आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तो कोई वीक नहीं है। कंसिस्टेंट मेहनत करने वाले बच्चे निकले हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने कितने देखे, हर साल निकल रहे हैं। उनमें ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे, कि बहुत ज्यादा शार्प माइंड चलता था, ये था कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते थे और उन्होंने बना के रखा, फाइट किया क्वेश्चन के पीछे। तो ये काम आपको करना है। और आगे से जितने भी पेपर होंगे, संडे के दिन मान लो सुबह आपने अच्छा टाइमिंग पेपर का जो जेई का पेपर उसी में आप दोगे, ऐसा नहीं कि कभी भी उठे कभी पेपर दे रहे। भले दिन भर के लिए स्लॉट रखा है, 9 से 12 में पेपर देना, मतलब 9 से 12 में और 3 से 6 में एनालिसिस करना है। ये आपकी हैबिट बन जानी चाहिए कि 9 से 12 में ही पेपर देना है। जेई का पेपर होगा तो भी आपको 9 बजे ही देना है, उसके लिए आपको 5 बजे उठना ही पड़ेगा। 5 बजे उठ के तैयार होकर वहां सेंटर पे पहुंचना है, 8 बजे से सेंटर पे एंट्री करना रहता है, तो 7 बजे सेंटर पहुंचना पड़ता है। सेंटर दूर हो तो 6 बजे घर से निकलना पड़ेगा, 5 बजे। ठीक है, तो जैसे भी हो आपको वो हैबिट बनाओ कि भाई 9 से 12 के स्लॉट में मैं पेपर दूंगा। उस पेपर के बाद फिर देखूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं है, उनको रीअटेम्प्ट करके देखूंगा, फिर जो भी है अगले दिन देखो, उसी दिन देखो, जो भी आपकी हैबिट है। ठीक है, अगले दिन देखना तो अगले दिन देखो, लेकिन पेपर का प्रॉपर, और गलतियां क्या हुई है वो लिखोगे कागज पे, नहीं गलतियां लिखोगे सेम गलतियां वापस रिपीट होगी। तो ये कुछ हैबिट है जो आपको बना के रखनी है। सेकंड, पेपर वाला सेकंड, मॉड्यूल को करते रहो। बस मॉड्यूल करते टाइम थोड़ा सा ध्यान ये रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था, सिलेबस का। ठीक है, सिलेबस का थोड़ा सा नेट से डाउनलोड कर लो, या फिर आपके में आज ही जो भी आपका वो वर्कशीट है, क्या कहते हैं वो, स्टूडेंट सपोर्ट, वहां पे मैं आपको सिलेबस डाल दूंगा, डिलीटेड सिलेबस भी डाल दूंगा। 2024 में जो लास्ट ईयर सिलेबस आया था वो भी डाल दूंगा, उसकी जीरोक्स करके अपने पास रखो, 3-4 जीरोक्स कर लो, एक रूम के वहां टेबल के वहां चिपका लो, एक अपने बैग में रखो, ताकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर जब भी मॉड्यूल में जाओ, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या थ्योरी में। या फिर आपको ऑलरेडी जो मैं नोट्स में लेता हूँ क्लास में, वो जनरली जेई मेंस के सिलेबस के हिसाब से रहता है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेता हूँ वो एडवांस की कवर होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेंस का भी फोकस करना है तो एक बार देख लो क्या क्या सिलेबस में, एक बार बस तीनों दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी। बाकी जो आपको क्लास में कराया जा रहा है वो सिलेबस का ही है अल्टीमेटली। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट था मॉड्यूल वाला, कि मॉड्यूल को आपको सॉल्व करना ही है, और टाइमली सॉल्व कर लोगे तो उसका डाउट डिस्कशन भी टाइमली क्लास में हो जाएगा। सॉल्व नहीं करोगे तो डाउट डिस्कशन भी नहीं होगा, वो ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और सेकंड थर्ड चीज, क्लास मिस मत करो, जितनी हो सके कोशिश क्लास मिस मत करना। अगर मिस हो जाती है तो हाथों हाथ कहीं ना कहीं से बैकअप देख के, उसका रिकॉर्डिंग देख के उसको वहीं फिनिश करो। लेकिन पहली बात तो लाइव क्लास ही अटेंड करो, लाइव क्लास में कंसंट्रेट होकर जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको सॉल्व करो। नहीं आता समझ में, डाउट हो तो पूछ लो, बोल दो सर को कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, कोई भी सब्जेक्ट का। क्लियर है? चलो ठीक है, अब स्टार्ट Yes, करते हैं। sir. इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, और सारी चीजें डुएबल है, बस थोड़ी हिम्मत रखो खुद पे। हाँ बोलो स्पर्श, आपको कुछ पूछना कुछ बोलना तो बता दो आप लोग। सर एक बार क्रैमर्स रूल समझा दीजिए, उसमें डाउट है। ठीक है, Yes, sir. ओके, हाँ और सर मुझे भी ठीक है बता दो। उतना ही है सर. ठीक है, नहीं नहीं, इसके अलावा और कोई इशू हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ हाँ बात सर. करना हो? ठीक है, एक सेकंड ना, थोड़ा सा पेन टेप चल नहीं रहा, एक सेकंड में नई निब डालता हूँ। अच्छा, ये जो पहले क्रैमर रूल तो मैं समझा दूंगा, एक बार इन क्वेश्चंस को देख लो। 51 से लेके 55 में ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना और आपको नहीं समझ में आया, तो डाउट है तो पूछ लो, मैं हिंट दे दूंगा या फिर बता दूंगा। 51 से 55 में, हाँ बोलो। ठीक है, हो गए सारे? सर ये पेपर नहीं था, आपका पेपर ये में ये पेपर नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा अलग था क्या? डिटर्मिनेंट था। अच्छा, आपकी इसमें मैट्रिसेस वाला था ये क्या? ठीक है, फर्स्ट सॉरी। वाला ज्योमेट्री का है सर। अच्छा अच्छा, ये हाँ उस बैच का पेपर था, सॉरी। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये पेपर आपके ग्रुप में आया हुआ है क्या? यस सर। ठीक है, उसको सॉल्व जरूर करना, पेपर बहुत अच्छा था एक्चुअली। ये पेपर जो आया आपके ग्रुप में शेयर भी हुआ होगा, तो उसको सॉल्व जरूर करना, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा, मतलब पेपर में क्वेश्चन बहुत अच्छे थे बेसिक कंसेप्ट के। आई थिंक मैं देख रहा हूँ आपके ग्रुप में डाला हुआ ये पेपर। बाकी बच्चों को कौन सा पेपर था? डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का था? हाँ, आप लोगों का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का था, ठीक है ठीक है। वो डाला नहीं है क्या अभी ग्रुप में? बोलो, डल गया सर। ग्रुप में आ गया पेपर? यस सर। ठीक है, एक सेकंड।
एक सेकंड में देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। मिल गया, ठीक है। एक सेकंड में बस उसको ओपन कर रहा हूँ। उसमें एक बार देख लो सब लोग, अपने जिनके पास भी पेपर है अपने अपने क्वेश्चन नंबर निकाल के रखो जल्दी से। मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट बस। कौन कौन से क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए, जो डाउट है आपको। एक second। जो पेपर आपका हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए, उन क्वेश्चन नंबर को निकाल के रख लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। मिल गया। स्क्रीन शेयर है क्या आपके साथ? स्क्रीन शेयर नहीं है, ठीक है, एक सेकंड। देखो ध्यान से, 51 से 53 में। सर 52। 52, ठीक है। 51 में भी डाउट है किसी को? बोलो। ठीक है। इसका डिटरमिनेंट किस पे डिपेंड नहीं करता, ये पूछा गया। और इसको डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें कौन सा टर्म नहीं आएगा, ये पूछा गया था। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई करके कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कोई बता सकता है इसमें कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई करें, या फिर किस तरह से इसको सॉल्व करें ताकि इसमें हमको दिख जाए कि भाई ये फाइनल आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद कौन सा कॉन्स्टेंट इसके अंदर नहीं आ रहा है। किसी ने किया था ये एग्जाम में? यहाँ पे देखो कॉस, एक तो दिया है कॉस ऑफ ए प्लस पी माइनस डी, और एक दिया कॉस पी प्लस डी। तो ऐसा क्या करें इनके साथ अपन ताकि चीजें दिख जाए। एक सेकंड, एक सेकंड, यार पेन टेप भी आज वर्क नहीं कर रहा है। एक सेकंड, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, पेन टेप वर्क नहीं कर पा रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ। चलो, एक तो क्रैमर्स रूल मैं फटाफट बता देता हूँ जिन जिन बच्चों को क्रैमर्स रूल में डाउट था। मैं अभी बिना पेन टेप के एक बार ट्राई कर रहा हूँ। देखो, कोई भी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल रहता है, जैसे यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दे दिए, राइट। अब इस इक्वेशन के कितने तरह के सॉल्यूशन होंगे और हर सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, वो हमने क्रैमर्स रूल की मदद से पढ़ा था। सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वो वैल्यू जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। अब सॉल्यूशन 3 प्रकार के होंगे, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्रैमर्स रूल से सॉल्यूशन निकालने का तरीका था x इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। क्रैमर्स रूल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा करोगे तो यहाँ से x आ जाएगा। y इक्वल टू होता था डेल्टा y अपॉन डेल्टा, ये फॉर्मूला था जिससे एक्स वाई जेड निकलते थे। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डिनोमिनेटर में डेल्टा है, तो अगर फाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, तो डेल्टा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमने यही बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा की कंडीशन क्या आई थी बच्चों, बोलो, यही आई थी, नॉन जीरो, है ना।
डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो मुझे प्रॉपर यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर डेल्टा 0 हो जाता है तो हमारे पास फिर दो कंडीशन बन सकती है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या फिर नो सॉल्यूशन आएगा। तो नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब कोई भी जो न्यूमरेटर है वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी हो। न्यूमरेटर में से कोई भी एक मान लो क्या आ गया, नॉन जीरो क्वांटिटी। अब डिनोमिनेटर में जीरो, न्यूमरेटर में नॉन जीरो, तो नॉट डिफाइन होगा, तो इस तरह के सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। और मान लो सबके रेशियो एक जैसे हो और इस तरह की कोई चीजों को मतलब सारे के सारे डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड सारे के सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। 0। मतलब ये सब प्लेन एक सिंगल लाइन से पास करें तो आपके पास किस तरह के सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा वाई भी जीरो, डेल्टा जेड भी जीरो, है ना? यस सर। ओके, तो ये चीज ध्यान रखते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन डेल्टा भी जीरो, डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा वाई भी जीरो, डेल्टा जेड भी। अच्छा, डेल्टा क्या होता है और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड क्या होता है? तो डेल्टा मतलब जितने भी एक्स वाई जेड वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, 217, 217। नीचे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, 6 6 minus -2 11. 11। वेरी गुड, 6 -2 11। तो एक्स वाई जेड के जितने भी कोफिशिएंट है उनका जो डिटरमिनेंट होता है उसको बोलते हैं डेल्टा। उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो ये ध्यान डेल्टा। रखना, डेल्टा निकालने का तरीका एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। अब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड कुछ भी चाहिए हो, अगर मान लो डेल्टा एक्स चाहिए तो जो एक्स की कोफिशिएंट है उनको रिप्लेस कर देना कांस्टेंट टर्म से, और बाकी चीजें ऐसी कैसी। मतलब ये दोनों रो तो ऐसी कैसी रहेगी, और जो एक्स की कोफिशिएंट है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ए बी और सी। एक्स की कोफिशिएंट की जगह क्या आ जाएगा, ए बी सी। जो कांस्टेंट है मतलब जो कांस्टेंट रहते हैं बिना वेरिएबल वाले, यहाँ पे आ जाएंगे ए बी सी, ऐसा ऐसा। डेल्टा वाई निकाल तो टाइम, डेल्टा वाई निकालते टाइम जो वाई की कोफिशिएंट है उसकी जगह एबीसी आ जाएगा, और डेल्टा जेड निकालोगे तो जेड की कोफिशिएंट की जगह एबीसी आ जाएगा। बाकी सब चीजें ऐसी कैसी रहेगी। तो ये सारी एक बार बताई थी, एक बार कुछ एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल देख लेना, मॉड्यूल से देख लो तो मॉड्यूल से नोट्स होता है, नोट्स से देख लेना। तो डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई निकालने का ये तरीका होता है। और आपको मैंने बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डेल्टा निकालो, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालो, उसको फैक्टराइज करो, देखो कहाँ पे जीरो है कहाँ पे नॉन जीरो है, उसके सबसे कंडीशन आएगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन 51 में बोला था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको डेल्टा को जीरो करना पड़ेगा। अब देखो डेल्टा जीरो करोगे तो उसमें तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो उसको करने से मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को जीरो करके देखना, फिर देखना कौन सी कंडीशन ऑप्शन में से सेटिस्फाई कर रही है। या फिर डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, तीनों में से तीनों को जीरो इक्वेट करके देख लेना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला तरीका ये है। सर हाँ बोलो। सर एक बार नो सॉल्यूशन का समझा दीजिए। नो सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है। नो सॉल्यूशन मतलब बेसिकली क्या होगा, प्लेन या तो क्या होंगे इस तरह से इंटरसेक्ट करके उनमें कोई भी तीनों में कॉमन पॉइंट नहीं है। तो नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड कोई भी एक क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। क्या हो जाए, नॉन जीरो। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि डेल्टा तो जीरो होना चाहिए, लेकिन जो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड वो कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो। जरूरी कि सारे जीरो, लेकिन अगर एक आधा भी नॉन जीरो हो गया तो फिर नो सॉल्यूशन ही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। और डाउट हो तो पूछ लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को और मन में कुछ ऐसा आ रहा हो जो नहीं समझ में आया तो पूछ लो। थोड़ा प्रैक्टिस और करना जो क्वेश्चन मैंने क्लास में लिए थे, और आपके मॉड्यूल में भी सॉल्व एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे दिए होंगे, तो मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल से भी ट्राई कर लेना। ठीक है। अब ये वाला एक बार देख लो, इसमें मैं हिंट देके छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 52 में। एक बार वापस ट्राई करना। यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे कॉस साइन ए माइनस बी, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना। जैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उधर आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इधर आपके पास साइन पी एक्स और कॉस पी एक्स और साइन पी एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर रो ऑपरेशन इस तरह से अप्लाई करना ताकि थोड़े बहुत जीरो क्रिएट हो जाए, और जीरो क्रिएट होने के बाद या फिर टर्म्स थोड़ी बहुत कैंसिल आउट हो जाए। 2-3 बार रो ऑपरेशन अप्लाई करना, अगर थोड़े जीरो क्रिएट हो जाए फिर ओपन करके देखना। ओपन करने के बाद आपको दिख जाएगा कि कौन सा वेरिएबल कंप्लीटली एलिमिनेट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। रो ऑपरेशन कौन से जो सिखा रहे थे, कौन टाइप के रो ऑपरेशन होते हैं, आर आई चेंज, रो या कॉलम। मैं रो बोल रहा हूँ इसका मतलब ऐसे नहीं सिर्फ रो, आप चाहो तो कॉलम भी अप्लाई कर सकते हो। तो आर आई चेंजेस टू
RI plus KRJ. RI changes to RI plus KRJ. ये इस तरह के रो ऑपरेशन आपको बताया था, डिटरमिनेंट में इस तरह के रो ऑपरेशन लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और सेम होता है कॉलम के साथ। आप चाहो तो अगर मान लो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कॉलम के हिसाब से, आप कॉलम के रो ऑपरेशन अप्लाई कर देना। क्या क्लियर हुआ? यस सर। बोलो। ओके, एक बार ट्राई करना, नहीं समझ में अगली क्लास में फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कौन सा दिया? अच्छा, एक क्वेश्चन लिमिट्स में डाल के दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, ये आना ही चाहिए था, ठीक है। बाकी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या क्या बताया था आपको याद है? क्या किस तरह का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है? माइनस Diagonal- ऑफ ए ट्रांसपोज। हाँ, और डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक में याद है डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं? 0. हाँ, Yes. डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते थे, याद आ रहा है? यस आया सर। ना? तो यहाँ पे ए बी सी तो जीरो हो जाएंगे, पहली बात। अब देखो डी और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन अपोजिट होता है, अगर ये 1 है तो डी कितना होगा? -1। -1। आपको सिखाया था ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे दिखता है। ई की वैल्यू कितनी होगी? -2. -2। और एफ कितना होगा? -2 -3। -3। अब ए बी सी पता है, डी एफ ई पता है, तो सारी वैल्यू का मैं पुटअप करूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो हो जाएगा। डी प्लस ई प्लस एफ, तो डी प्लस ई प्लस एफ करोगे तो -1 -2 -3 माइनस का 6 है ना? यस सर। ई की पावर -6 अपॉन x -2। एक बार चेक कर लेना, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे तो कुछ था भी नहीं एक्चुअली, लिमिट का भी ज्यादा रोल। लिमिट x को क्या रखना, सिर्फ 1 रखना था। यस ये तो सर। रख सकते हो, बेसिक लिमिट तो 11 में पड़ी होगी। x को अगर 1 रख दोगे तो 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? -6 अपॉन, हाँ -1, तो -6 कर जाएगी ए रेज़ टू पावर 6। आसान था क्वेश्चन, आया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। यस क्लियर सर। है? बस स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पता होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक दिखता कैसा है? डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट इधर से उधर अपोजिट साइन के होते हैं, बस ध्यान रखना। चलो, इस पेज पे 54 से लेके 60 ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया हो, नहीं हो पाया हो, देख लो एक बार अच्छे से, मैं जूम कर रहा हूँ। 54 से 60 सर 55। 55 number of values of t for which there exists a non-zero matrix a dash मतलब a ट्रांसपोज होता है, a dash इक्वल टू टी ए। तो आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। एक नॉन जीरो मैट्रिक्स के बारे में बोला गया कि टी की ऐसी कितनी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करे, उसका ट्रांसपोज टी टाइम्स ए के क्या हो बराबर, a dash इक्वल टू टी ए, a dash इक्वल टू टी ए, ठीक है। नंबर ऑफ values of t for which there exists a non-zero matrix A such that A dash equal to T है। किसी ने किया था सॉल्व ये? किसी ने किया हो? कोई मेथड हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो? एनीवन? बोलो, क्या हुआ था कि नहीं हुआ था क्वेश्चन एग्जाम में? हुआ था? बोलो, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना है मान लो, तो क्या कर सकते हैं? ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू, देखो मेरे को यहाँ पे एक चीज अच्छी क्या है, मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं, जैसे बोला नॉन जीरो इतना सा दिया है, और कितने ऑर्डर का है क्या नहीं है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पूछा भी किसके बारे में, टी के बारे में, ए के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। तो मुझे कहीं ना कहीं से सिर्फ टी पे कंसंट्रेट करना है कि कैसे भी करके टी निकल जाए, ए अगर एलिमिनेट भी हो जाएगा तो भी चल जाएगा काम। तो मेरी सारी वैल्यू, सारा कंसंट्रेशन टी पे होना चाहिए। तो ऐसा मैं क्या करूं इसके अंदर ताकि टी में इक्वेशन बन जाए, या फिर मान लो यहाँ पे कुछ काम, अगर मान लो कुछ मान के भी करता, मान लो एबीसीडी मैट्रिक्स मान लेता, एबीसीडी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी इक्वल टू ए, फिर इक्वेट करता, तो वहां से हो सकता है ए में चीजें दिखती, टी में पता नहीं चलता। ऐसा हम क्या करें ताकि टी में कुछ चीजें डेवलप हो जाए, टी में रिलेशन। और ऑप्शन भी देखोगे तो किस सारे 0 1 2 इनफाइनेटली मेनी इस तरह के ऑप्शन आते हैं। क्या करें बताओ एनीवन? इसको सिंप्लीफाई कैसे करें ताकि टी में कुछ इक्वेशन और बने? सोचो।
सर डिटर्मिनेंट दोनों ले तरफ? लें। अच्छा चलो लेके देख लो। अगर मान लो डिटरमिनेंट लेते हो, जो भी मन में आए ना करके देख लिया करो, यही होता है तरीका। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो करना ही है, जो मन में आ रहा है एक बार करके देख लो, हो सकता है काम बैठ जाए। अगर डिटरमिनेंट लोगे तो डिटरमिनेंट लेके देख लेते हैं। इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ टी इंटू ए, सही है? है ना? बोलो, क्लियर है? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब देखो ऑर्डर तो दिया नहीं क्वेश्चन में, ऑर्डर के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मुझे पता नहीं, तो मैं एन क्रॉस एन मान लेता हूँ। फिलहाल के लिए क्या मान लिया मैंने? एन क्रॉस एन, क्लियर है? क्योंकि डिटरमिनेंट ले रहा हूं तो फिर तो यही मानना पड़ेगा, है ना? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले सकते हो। तो टी को अगर बाहर निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या स्क्वायर के बारे में बोल रहा था, डिटरमिनेंट में लेने में अपन को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्क्वायर बोलते तो ले सकते थे। खैर, अगर टी को बाहर निकालना है तो टी के डिटरमिनेंट में से टी कैसे बाहर आता है, याद आएगा? कांस्टेंट टी रेज टू के, पावर हाँ टी रेज़ टू पावर एन बन के बाहर आएगा, है ना? इक्वल टू डिटरमिनेंट। अब देखो यहाँ पे बच्चों दिक्कत क्या है ना, प्रॉब्लम यहाँ से, चलो ये तो चलो अच्छा ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम होता है यस सर। है ना? ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो या ए का डिटरमिनेंट क्या वाला होता है, सेम। तो यहाँ से कैंसिल तो हो सकता है, और नॉन जीरो है तो कैंसिल भी कर सकते हो, है ना? यस है। सर। लेकिन बस दिक्कत क्या है ना, क्वेश्चन में ये बोला नहीं गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक सेकंड चार्जिंग लगाता हूँ, ठीक है? तो अगर कैंसिल करके मान लो कुछ लिखा भी मैंने, मान लो कितना लिखते हो जाएगा 1, तो टी की पावर n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब यहां से टी की कितनी वैल्यू आएगी ये समझना है, ठीक है? अच्छा, बिना डिटरमिनेंट लिए क्या और तरीका है कोई? एक और तरीका सीखो, देखो ध्यान, देखो कहीं ना कहीं इन्होंने ट्रांसपोज तो लिया ही है, आप एक बार और ट्रांसपोज लेता हूं। अगर एक बार और मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं डबल बार, तो क्या होगा? बोलो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, है ना? ए कांस्टेंट तो बाहर आ सकता है, कांस्टेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू ए ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो, अब इसका यूज, अब दो इक्वेशन आपके पास होंगे, ए इक्वल टू टी ए डैश और ए डैश इक्वल टू टी ए। किसी एक का यूज कर लो, ए डैश की जगह क्या रख सकते हो? टी ए, है ना? रख दें? यस सर। तो टी ऐसा कैसा? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे टी में चीज चाहिए, ए डैश की जगह टी इंटू ए, टी इंटू ए डैश की जगह क्या रख दिया? टी इंटू ए। अब यहां से देखो ए और ए को कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला नॉन जीरो, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स को डायरेक्ट कैंसिल कर ले, मतलब इसको ऐसा बोल दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब बेसिकली टी स्क्वायर इक्वल टू ए। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो टी स्क्वायर को कितना होना पड़ेगा? 1 ही होना पड़ेगा, तभी दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। कैंसिल वर्ड गलत है, कैंसिल नहीं कर सकते मैट्रिक्स को, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे से इक्वल है, टी ए इक्वल टू टी स्क्वायर ए। तो ये दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, एलिमेंट भी सारे क्या होंगे? सेम। तो ये तभी पॉसिबल है जब इस टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर। तो टी स्क्वायर अगर 1 के बराबर है तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1, है ना? प्लस में टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 1। तो टी की कितनी पॉसिबल वैल्यू है? 2। टी की कितनी पॉसिबल वैल्यू है? 2। आई बात समझ में? यहां से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो क्योंकि ऑर्डर के बारे में दिया नहीं था ज्यादा कुछ। कर लोगे आप? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद 56 में क्या था? ए इंटू दिस इक्वल टू दिस। तो ए निकालने का तरीका क्या होगा? ये खैर एलिमेंट्री मतलब इनवर्स एक्चुअली है ना? यहाँ पे मेंस की सिलेबस से हट चुका है वैसे, ठीक है? और दूसरा तरीका क्या था? ऑप्शन रख रख के देखो, अगर मान लो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इनमें से किसको ए के साथ मल्टीप्लाई करे ताकि ये आ जाए, ये पूछा था।
तो बेसिकली क्या होगा, देखो मान लो इसको ऐसे क्वेश्चन कभी भी है ना, इसको निकाल तो सकते हो आप, ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर है। देखो इसको मान लो आपने मान लिया ए मैट्रिक्स, इसको बोल दिया बी मैट्रिक्स, इसको बोल दिया सी मैट्रिक्स, तो बी और सी दिया हुआ है, आपको ए निकालना है। क्या निकालना है? ए। तो ए को अकेला बना दो। तो ए को अकेला बनाने के लिए क्या करो, देखो अभी आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू सी। बी और सी मैट्रिक्स के बारे में तो मुझे पता ही है, आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू सी, आपको निकालना ए है। तो ए निकालने के लिए क्या करूं मैं, दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बी इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई किया और इधर भी इस साइड मल्टीप्लाई, और साइड सेम होनी चाहिए। तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, बी इंटू बी इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, आई है ना, Yes, sir. Yes, sir. आई, और इधर क्या बनेगा, ए इक्वल टू सी इंटू बी इनवर्स। तो आपके पास ए मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाएगा, सी इंटू बी इनवर्स के बराबर। सी तो ऑलरेडी है मेरे पास, और बी इनवर्स निकाल सकता हूँ किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, 1/डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए। फिर बी इनवर्स को अगर आप सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा। एक तरीका ये सब फंडामेंटल, ठीक है। चलो फिफ्टी 57 से 60 में कोई डाउट है किसी को, बोलो। अच्छा डायगोनल एबीसी ये नोटेशन जब भी है तो ध्यान रखना, ये किया था 50 से 59 सबने, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. हाँ, ये डायगोनल एबीसी लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल एबीसी का मतलब क्या, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट एबीसी, तो बाकी सारे क्या होंगे, जीरो। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एबीसी डायगोनल में आ जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो, ध्यान रखना। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना, आप इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करो, ये जो डायगोनल के एलिमेंट है इनकी पावर कितनी होती है। जैसे मान लो ए स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएंगे। इसका अगर मैं ए क्यूब करूंगा, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ जाएगा। तो पावर एन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर। तो ध्यान रखना है, करके भी देखोगे तो यही आंसर है। इसके बाद ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको सिखा रखा था क्लास में ऑलरेडी, डायरेक्ट पूछा गया था। और भूल भी जाते हो Yes, sir. तो 2 1 की मदद से, मैंने आपको बताया जब भी 3 1 आते हैं, एक ही तरीका, 1 1 की मदद से बचे हुए 2 1 को 0 बना दो और ओपन कर दो, अपने आप सब प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर R2 और R3 को 0 करना तो R2 और R3 को कैसे बना सकते हो, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, एक मिनट बच्चों ना चार्जर कनेक्ट करता हूं, और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, इससे आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक बार ये पेज देख लो ध्यान से फटाफट, इस पेज पे कोई क्वेश्चन जो नहीं हुआ। देख लो अच्छे से, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ एग्जाम में तो पूछ लो। Question number 66. 66 ओके, एक मिनट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको क्या दिया हुआ है, ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3, ऑर्डर है 3, तो 3 क्रॉस 3 में बताया था एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो बताओ। एडजॉइन ऑफ डिटरमिनेंट का फॉर्मूला बताया था, बताओ बताया कि Goes to n minus 1. हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, बस। n मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर 3 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे n की जगह क्या रख दोगे, 3 रख दोगे, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। क्लियर हुआ है ना। Yes, sir. यहाँ पे भी देखो पूरा अप्लाई मत करना, यहाँ पे भी क्या दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो ए क्यूब आएगा, निकाल के देख लेना एक बार, चेक भी कर लेना, ए क्यूब। हाँ, अब एडजॉइन का वापस फॉर्मूला वही अप्लाई करना, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस, पूरा एडजॉइन निकालने मत बैठ जाना,
n माइनस वन मतलब होल स्क्वायर, तो a क्यूब का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा a की पावर 6, तो a क्यूब इंटू a6 कितना हो जाएगा a की पावर 9। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना एडजॉइन की डिटरमिनेंट के, पूरा एडजॉइन निकाल के डिटरमिनेंट निकालने की मेहनत नहीं करेंगे, क्या करना एडजॉइन ऑफ डिटरमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलो नेक्स्ट जल्दी से 67 से लेके 75 में इस पेज पे, चलो पहले एक काम करो, इसमें बता दो 67 से 70 में शुरू के 4 क्वेश्चन में कोई डाउट? अच्छा ये देखो यहाँ पे वर्ड यूज है कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन मिल रहा है ना? अब सॉल्यूशन जो मिल रहा है उसका आंसर क्या आ सकता है? यूनिक, यूनिक भी आ सकता है या फिर इनफाइनाइट आ सकता है। सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट। आ रही बात समझ में? आया ना? Yes, कंसिस्टेंट sir. मतलब या तो Yes, यूनिक sir. सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसके लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, उसके लिए देख लेना लैम्डा क्या बता रहा है, और इसके लिए डेल्टा इक्वल टू 0, और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई भी 0 होता है, तो थोड़ी मेहनत कर लेना। अच्छा दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विद इक्वेशन, सब होमोजेनियस इक्वेशन है क्या? नहीं होमोजेनियस नहीं, कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ठीक है। मुझे लगा सारी इक्वेशन होमोजेनियस तो नहीं है, हाँ यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो 68 का ध्यान रख लेना, 69 और 70। 70 में क्या बोला? a माइनस बी, तो 1/पाई तो कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी करके देखना क्या आंसर आ रहा है। डाउट हो तो पूछ लेना, अभी भी पूछ सकते हो। 70 से लेके 71 में, 75 में 70 से लेके 75 में कोई क्वेश्चन जो नहीं हुआ हो? देखो वापस से कितनी बार इन्होंने क्रैमर्स रूल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने कहा था ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बार बार आएगा आपके एग्जाम में, पिछले 4-5 सालों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई कर देना, सिंपल। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी? डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? वहीं से कहीं ना कहीं रिलेशन आ जाएगा लैम्डा में, डेल्टा एक्स Yes, डेल्टा sir. वाई, कुछ ना कुछ इक्वेट करना, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, नहीं सॉल्यूशन देख लेना। दो तरह की, देखो सारा जो पेपर था काफी अच्छा था, एक तो एडजॉइन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, और दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए, और वहीं से क्वेश्चन आते भी है। एडजॉइन की प्रॉपर्टी पे और सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते ही हैं, तो और वही पूछा गया इसमें भी। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और Question number 75 बता दो. 70 बता दो, ठीक है, एक मिनट। 75. 75 बता दो, अच्छा ठीक है। 75 देख लो बच्चों, एक सेकंड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 75, एक कंडीशन तो दी हुई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 और ए बी सी नॉन जीरो है। तो 3 नंबर का स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है? तीनों को 0 तो होना पड़ेगा। एबीसी या तो रियल नहीं होंगे या तो फिर हो सकता है, ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ठीक है, अगर 3 नंबर का स्क्वायर का सम 0 है बच्चों, लॉजिकली बताओ तीनों को 0 होना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये सारे तो पॉजिटिव नंबर है, Yes, sir. सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर मान लो रियल नंबर को एग्जिस्ट करेगा और 3 नंबर के स्क्वायर का सम अगर 0 है तो तभी अगर एबीसी रियल है तो रियल में तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों 0 हो जाए। मतलब यहाँ पे खैर 0 नहीं दिया, मतलब हो सकता है एबीसी की वैल्यू कुछ आ रही हो, खैर उस पर अपन बाद में आएंगे। अपन को पूछा क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन इक्वल टू समथिंग कुछ दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला बताओ क्या था? 2 बार एडजॉइन लगने पे क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए का वन का स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर। 2 बार एडजॉइन लग जाता है तो
n-1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 में n की जगह 3 रख देंगे। 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. अब कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट तो निकालना पड़ेगा। अब कहीं, अब पूरी मेहनत हो गई डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करके करो। अब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन इस तरह से लगाएं ताकि डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई हो जाए। तो डिटरमिनेंट तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चलो अब इस पे थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे, क्या रो ऑपरेशन लगा या फिर कैसे सिंप्लीफाई करें? इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे टर्म्स कैसे गिवन है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी, यहाँ पे गिवन है ए सी, यहाँ पे गिवन है ए बी, यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे आ गया बीसी। तो थोड़ा आप सोचो, मैं लिख रहा हूं तब तक। ये जो टर्म्स मेरे पे गिवन है, इसमें मैं ऐसा क्या करूं ताकि चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए, फैक्टर्स वगैरह कुछ कॉमन आ जाए। और देखो आपको क्या बोला कि इसकी डिटरमिनेंट की पावर 4 किस तरह से गिवन है। मुझे एबीसी के टर्म्स में बच्चों आंसर निकालना है। मुझे देखो आंसर किस तरह से निकालना है, 32 लेमडा ए की पावर 8 बी की पावर 8 सी की पावर 8, और लेमडा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ए की पावर 8 बी की पावर 8 और ये करना। अच्छा, इसकी पावर 4 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए में क्या आ रहा होगा? अब देखो इसकी पावर 4 क्वेश्चन में कितना गिवन है, बेसिकली ये वैल्यू, ये इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर गिवन है, इस इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, 32 इंटू लेमडा, Lambda. है ना? इसी की तो वैल्यू गिवन है, ए की पावर 8 बी की पावर 8 और Yes, सी की sir. पावर 8। सही है? तो क्या Yes, sir. यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा होगा? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, पावर उधर जाके 4 उधर जाके 1/4 हो जाएगी। यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 की पावर 1/4। अब 32 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है क्या? नहीं, Yes. 2 की पावर कितना होता है, 32 5 होता है, हाँ, है ना? 2 to power 5 होता है। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसमें से एक 2 कम कर देते हैं, तो 2 की पावर 4 को अलग रख लेते हैं और एक लेमडा के साथ 2 दे देते हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। और ए की पावर 8 बी की पावर 8 सी की पावर 8, इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी, 1/4, है ना? क्योंकि पावर 4 उधर जाके क्या हो जाएगी, 1/4, ये सबको तो पता ही होगा। तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2, ये ए की पावर 8 बी की पावर 8 सी की पावर 8 का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो बेसिकली मेरा लॉजिक क्या है कि मुझे कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट से इस तरह की टर्म्स कॉमन निकालनी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बची हुई टर्म क्या बचेगी, 2 लेमडा की पावर 1/4। अब कैसे भी करके सोचना है, इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद कांस्टेंट टर्म के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर निकलना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए से। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ लेमडा की पावर 1/4। अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे क्रिएट करें, सोचो। सोचो तो जल्दी से। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा। इसमें कोई रो ऑपरेशन लग रहा है या फिर डायरेक्ट ओपन करे, क्या करे, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब तक इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू नहीं रख पाएंगे। यहाँ वैल्यू रखोगे वैसे ही लेमडा आ जाएगा। अल्टीमेटली मेरा सारा काम डिटरमिनेंट ऑफ ए पे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो बताओ कैसे करें। अच्छा बताओ, इसका यूज यहाँ पे कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 दिया हुआ है, तो इसका यूज यहाँ पे कैसे करें, सोचो जरा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, और इसका यूज यहाँ पे कैसे करें। Sir, a square plus b square is equal to minus c square. हाँ बस,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, बस उसको दो को रिप्लेस करके एक सिंगल लिख सकते हैं ना, कहीं ना कहीं इसका यूज तो करना पड़ेगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह बच्चों क्या आएगा, बोलो जल्दी से आपको। माइनस ए हाँ वेरी गुड, माइनस ए स्क्वायर, बस यही स्टेप इम्पोर्टेंट, ये देने का कारण ये था। ये छोटी सी स्टेप अगर आपने दिमाग में निभाई तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, माइनस बी। अब सोचो बच्चों अगली स्टेप आप खुद से, अब कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, कॉमन ओमन लो एक बार जल्दी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर। रो या कॉलम में से जो भी चीजें कॉमन दिख रही है निकालते जाओ एक एक करके। देखो रो 1 में से क्या ए कॉमन दिख रहा है, ए यस कॉमन सर। रो 2 से बी कॉमन, रो 3 से सी कॉमन, और कॉलम से भी कॉमन आ रहा है। यस सर। यस सर देखो कॉलम से भी ए बी सी कॉमन निकाल सकते हो, रो से भी ए बी सी कॉमन निकालोगे तो बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपने आप बन जाएगा, जो मुझे चाहिए था। यस सर। यस एक बार रो से और एक बार कॉलम से, एक बार रो से अगर ए बी एक बार रो से ए निकाल लिया और एक बार कॉलम से ए निकाल लिया, तो देखो ध्यान से यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। माइनस 1 हाँ यहाँ से ए कॉमन ले लिया, यहाँ से बी कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, हाँ -1 सॉरी। एक रो से ए कॉमन, कॉलम से सी कॉमन, तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा 1। रो 2 से बी कॉमन, रो 1 से ए कॉमन, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 1। तो ये सब यही बन जाएंगे 1 1 1 1 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। अब बस इसको ओपन कर दोगे डायरेक्टली, है ना, यस सर बस ओपन करके इससे इक्वेट कर देना, हो गया सॉल्व, लैम्डा आ जाएगा, खत्म। कुछ था क्या क्वेश्चन में, एक तो बस फॉर्मूला लगवाया एडजॉइंट का फॉर्मूला लगवा के डिटरमिनेंट ऑफ ए को ओपन करवाया, क्लियर है ना। यस सर ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। तो एक बार मैं चाहता हूं, पीडीएफ तो आपके ग्रुप में ऑलरेडी आ चुकी है, एक बार और फिर भी देख लेना, कोई क्वेश्चन ऐसे रह गए हों जो नहीं हुए तो वो आप पूछ सकते हो। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताओ, आपकी मॉड्यूल आपने सॉल्व करी है क्या, मॉड्यूल डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की पूरी, ये बाकी है सर बच्ची है थोड़ी। सर आप अभी चाहते हो करनी है। डिस्कशन करना उसका क्या, तो मैं करूं, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास अपन आगे बढ़े। सर सेक्शन डी का ठीक है, तो मैं डी का आपको section करनी है। आज का और कल का, आप जैसे आज क्या था मंडे था, अब अगली क्लास आपकी कब आएगी आप लोगों की, आप तो डायरेक्ट वेडनेसडे को, तो फायदा है आपके लिए, वेडनेसडे को। तो आपके पास आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, 3 दिन है, एक लास्ट चांस है। शुरू के आधे घंटे हम मॉड्यूल डाउट डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग अब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का जो चैप्टर है, जो भी बच्चे कुछ क्वेश्चन है मॉड्यूल के, उनको प्लीज एक बार और सॉल्व कर लो, ताकि अगला जो टेस्ट है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करो, है ना। और इस टेस्ट पेपर को भी एक बार वो देख लेना, कोई डाउट अगर अभी भी रह गया हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। करोगे सॉल्व आप घर पे? यस सर यस सर। तो मैं आपको एक दिन का और चांस दे रहा हूँ, आज क्लास भी जल्दी छोड़ रहा हूँ, आप भी जल्दी फ्री हो गए हो, तो अब आज का दिन, कल का दिन, परसों पूरी मॉड्यूल आते से पहले मॉड्यूल डाउट डिस्कशन करेंगे। तो जो जो भी आपके डाउट आप एक कागज पे लिख के रख लेना, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 में जितना आपसे सॉल्व हो सकता है, 1 2 बार 3 बार ट्राई करना हर क्वेश्चन को, और वेडनेसडे को इसका डाउट डिस्कशन हम करेंगे, क्लियर है? ओके सर यस सर। चलो ठीक। यस सर। और टेस्ट पेपर भी एक बार देख लेना कि टेस्ट पेपर में कोई डाउट है तो वो पूछ लेना है। अगला चैप्टर लिमिट्स होगा, लिमिट्स बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी भी है और स्कोरिंग भी है। तो नेक्स्ट चैप्टर लिमिट्स, हमारा कैलकुलस की स्टार्टिंग हो जाएगी लिमिट से, क्लियर है? ओके, बाय, गुड नाइट।